औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यूसुफ वाइसरॉय और इस वक्त आप देख रहे हैं शहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ दी मेमन टीवी से। माशाल्लाह रमज़ान का महीना है और ख़त्मुल कुरान के प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह लोग अपने हिसाब से उम्रे की तैयारियां कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे हमारे साथ जो बहुत हमारी रिक्वेस्ट पे उनकी सुबह फ़्लाइट है और वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि मुझे बस सुबह मेरी फ़्लाइट है और अगर आप आज अभी कर सकते हो तो हमने हंगामी बुनियाद पे ये सेट तैयार किया और इस वक्त हम आपके साथ लाइव चल रहे हैं। तो हमारे साथ गेस्ट हैं। चेयरमैन, हर जगह चेयरमैन लगा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं ये चेयरमैन है समसम ग्रुप ऑफ कंपनीज के। ये चेयरमैन है हाउसिंग रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। और सीनियर कन्वीनियर हैं लॉ एंड ऑर्डर और एंटी इंक्रोचमेंट आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। और साथ साथ चेयरमैन हैं दी मेमन टीवी के। और बहुत सारे चेयरमैन इनके साथ लगे हुए हैं। मैंने कहा जो खास खास हैं वो मैं अपने साथ ले लूं। हम वेलकम करते हैं जनाब आसिफ समसद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर खुश आमदीद। अल- अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हमारे अली गोडल की और हमारी रिक्वेस्ट पे आपने फ़ौरन जो है हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाल लिया। माशाल्लाह आप सुबह आपकी फ़्लाइट है और हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि माशाल्लाह आप मेमन टीवी को जिस अप्रोच के साथ लेकर चल रहे हैं और जिस दीदा दिलेरी से मैं कहूँगा कि आप तो माशा दिल वाले आदमी हैं और जिस तरीके से आप माशाल्लाह हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं। और दी मेमन टीवी माशाल्लाह आपके ज़ेर साया चल रही है और बहुत अच्छे से माशाल्लाह तरक्की की है अली गोडल ने। और अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके साथ गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद अली सोहरवर्दी साहब, पाकिस्तान के मशहूर नातख्वां। और जिस तरीके से इन्होंने रब जी नेमत आए रमज़ान में अनीस सबा लखाना साहब के साथ जो प्रोग्राम किए हैं और वो जो चल रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी नशियात, हमारी इफ्तार की नशियात और हमारे अनीस सबा लखाना साहब कर रहे हैं। और खुश आमदीद सर आपको। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने याद फरमाया। बहुत शुक्रिया। और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि बहुत अरसे बाद आसिफ भाई से मुलाकात हुई। नाम बहुत सुना था, अल्लाह इनको भी माशाल्लाह बरकत नसीब माशाल्लाह फरमाए। माशाल्लाह। नहीं, अभी आप गुफ्तगू होगी ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे बिल्कुल आसिफ भाई, मेरे आसिफ भाई के ताल्लुकात जो है तकरीबन 30 साल पुराने हैं। 30 साल माशाल्लाह पुराना। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हम सबसे पहले दावत देंगे। मैं एक छोटे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है वो बयान कर लूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि अल्लाह ताला ने कहा है, एक बयान हदीस में आया है कि ए इब्ने आदम, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा, तेरे अमाल जैसे भी हों मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे तेरे गुनाहों की कोई फिक्र नहीं होगी। प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा करते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अली सोहरवर्दी साहब कि हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते और जुबां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते जुबां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते और ये है दरबार आका का
यहाँ मिलता है बिन मांगे, ये है दरबार आका का, यहाँ मिलता है बिन मांगे। अरे नादा यहाँ दाम को फैलाया नहीं करते, अरे नादा यहाँ दाम को फैलाया नहीं करते। और मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं। वो आपने फूल देखे हैं ना दुनिया में, आर्टिफिशियल भी फूल होते हैं और भी फूल होते हैं, रियल फूल भी होते हैं, लेकिन वो भी कब तक जिंदा रहेंगे हैं, कब तक मुरझा पानी ना मिले तो मुरझा जाएंगे, लेकिन ये बाग मोहम्मद के फूल हैं जो तो कयामत तक इसी तरह रहेंगे और इसी तरह उनका तस्करा रहेगा। चूंकि जितनी बड़ी कुर्बानी है तस्करा भी वैसा ही है कि मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं। हसन हुसैन मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते, जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते, जो याद मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जो आपकी आवाज़ में माशाल्लाह जो दर्द है ना, एक फील आता है अल्हम्दुलिल्लाह, एक यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपकी जब फील जब करते हैं ना कि हम मदीने में मौजूद हैं, मक्का में मौजूद हैं, हुजूर के दरबार में मौजूद हैं, तो एक लाइवली फील आता है कि हम वाकई में आंख बंद करें तसल्लुल कि रोज़े रसूल की जाली पे हाथ लगा के खड़े हुए। ये आपकी मोहब्बत है और दिल में कहीं भी इश्क रसूल थोड़ा सा भी हो ना, मतलब ये तो हमें नहीं पता ना, लेकिन इश्क का इजहार ही ऐसे होता है कि बंदे को बस थोड़ा सा फील हो जाए ना, तो यही सबसे बड़ी निशानी है इश्क। बेशक बेशक। आसिफ भाई आपकी तरफ आते हैं। जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम निकाल लिया माशाल्लाह। जी, मतलब चेयरमैन तो दी मेमन टीवी के माशाल्लाह आप हैं ही, और बहुत सारे कितने चेयरमैनशिप आप जहां जहां आप जाते हैं, आप काम करते हैं, आपको लक़ब मिल ही जाता है माशाल्लाह। बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है, माँ बाप की दुआएं थी, तो आज जहाँ भी हैं जैसे भी हैं उनकी दुआओं से अल्लाह पाक ने खड़ा किया है माशाल्लाह। और 30 साल आपने कहा जी, आपका मेरा साथ है, और मैंने आपको भी देखा है अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद करते हुए, और जब अली गोडिल को देखता हूँ तो ये हमारा मुस्तकबिल है, क्योंकि इसकी बिगनिंग है अभी। बिल्कुल। और जो जिस हवाले से जिस मकसद के लिए मेमन टीवी की आपने बात की, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिस मकसद के लिए इसको स्टार्ट किया गया या जो एक सोच थी वो कभी कमर्शियल थी ही नहीं। और इस सोच में एक मीडिया में एक अमूमन ये देखा जाता है कि अच्छे बुरे लोग आपको पता है हर जगह हैं, लेकिन जिस तरह बड़े चैनल्स हैं इसी की लेगेसी को फॉलो करते हुए यहाँ भी यही है कि हमने पॉजिटिव रखा है हमेशा जो भी रिपोर्टिंग। ये तो आज मैं और आप रमज़ान की इस बाबरकत रात में और जिस प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से शुरू हुआ, तो बड़ा दिल खुश होता है। आपको पता है हम तो कमज़ोर इंसान हैं, तो ये तो रमज़ान की बात हो रही है, लेकिन रमज़ान के अलावा भी पूरे साल आपने देखा है कि मेमन टीवी जिस तरह ये टीम मेहनत करती है, ये जिस तरह ये मैनेज करता है अली, जिस तरह आप भी इनके साथ, इनकी पूरी टीम, ये मेरे सामने कैमरा मैन, इनके सारी जो भी पूरी टीम आज इस वक्त 2:30 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, और इस वक्त भी जिस तरह मेहनत कर रही है, तो मैं समझता हूँ ये इनका हक है। और जैसे कि अभी एक नात का शेर था जिसमें कहा था कि मेहनत शर्त है, कि जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त भी देगा, अल्लाह आपको तरक्की भी देगा। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमेशा इज़्ज़त भी मिलेगी और तरक्की भी मिलेगी,
और चूँकि सोच मस्बत है, सोच बिरादरी को भी और बिरादरी के अलावा भी, हम हमेशा बात करते हैं कि मेमन टीवी नाम तो है इसका, लेकिन हमारी कोशिश है कि बिरादरी में भी और बिरादरी के बाहर भी हम इसका एक इमेज जो है वो ऐसा इमेज हो कि लोग, जब ये चैनल के लोग वहाँ पहुँचे तो लोग खुश होते हैं। ये आपने अपनी आसिफ भाई, मैं आपकी बात काटूंगा। मैं लिटरली अभी आजकल जो शहर की नशियात जो चल रही है, इफ्तार के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ख़त्मुल कुरान हो रहे हैं तो सब जगह वहाँ पहुँचना होता है। तो बहुत से लोग जो उर्दू स्पीकिंग है, पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बाहर से आ रहे हैं लोग, जो मेमनी को अवेयरनेस नहीं थी, तो वो भी पूछ रहे हैं यार ये अली गोडल कौन है, मेमन टीवी कौन है। माशाल्लाह। अब यकीन करें वो प्रोग्राम हमारे देख रहे होते हैं बाहर से आए हुए। एक साहब थे, अभी आज कल ही मेरी मुलाकात हुई थी, तो वो यही कह रहे थे कि यार ये अली गोडल कौन है। हम आज माशाल्लाह आप गवर्नर साहब के यहाँ भी थे, तो वो अब एक अवेयरनेस हो जाती है, फेम बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जो पॉजिटिव वे में हम जो अल्हम्दुलिल्लाह लेके चल रहे हैं मेमन टीवी को, बहुत से लोग ऐसे हैं कि मेमन टीवी पे कौन जाएगा। मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि मेमन टीवी पे कौन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेमन कम्युनिटी के अलावा और भी ऐसी शख्सियात हैं जो माशाल्लाह मेमन टीवी के स्टूडियो में आई हैं, और लोग हमारे पास इस वक्त 40 से ज़्यादा लोग वेटिंग पे हैं कि आप इंटरव्यू करें, हमें बुलाएं। लोग बुलाने का शर्फ हासिल करना चाहते हैं, हमारे साथ बैठ के इस प्रोग्राम को आगे लेके चलना चाहते हैं, लेकिन जिनके जहन में यह है कि मेमन टीवी कौन जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। अपना दिल आप साफ करें, हम आपको भी बुलाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है आसिफ भाई, थोड़ा सा हम इकोनॉमिक सिचुएशन जो चल रही है कराची में, पाकिस्तान में तो सियासी तौर पे जो चल रहा है तो चल रहा है। कराची के जो हालात हैं, जो भी आता है, इफ्तार में अनीस सबा लगा नसा प्रोग्राम करते हैं, उनके साथ जो भी बातचीत होती है, मैं खुद सुनता हूँ, देखता हूँ, तो लोग यही हालात का रोना रोते हैं। लेकिन आप ये देखें, वो फूड स्ट्रीट तो रमज़ान नहीं, फूड स्ट्रीट रमज़ान स्ट्रीट हो गई है। तो हालात तो नॉर्मल है, जैसे सालों साल से लोग बाहर खा रहे थे, आज भी वहीं खा रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात की आपने। ये एक टाइम था, मेरी भी राय यही होती थी कि मैं कहता था कि किसी होटल में जाएं तो आपको वेटिंग में आपका नाम होता है जी। तो क्या ऐसा हो गया कि हालात फिर कैसे ख़राब हैं? देखें, पूरे कराची की जो रेस्टोरेंट्स हैं ना, उसमें अगर आप रेशो देखेंगे ना, तो 1 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग नहीं हैं जो इन रेस्टोरेंट को या इतने महंगे खानों को जो है अफोर्ड कर सकते हैं। ये कराची 3 करोड़ आबादी का शहर है। Exactly. तो आपने तस्वीर का एक रुख देखा है, तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो बहुत मुश्किल में है। और मैं जब मुश्किल की बात जब भी मैं करता हूँ, इस रमज़ान की जब हम बात करें तो ये रमज़ान बड़ा मुश्किल है। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, इस रमज़ान के बरकत से अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। आपने देखा कि राशन के लिए कितने लोग परेशान हैं, बाकी और ये वाहिद मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी का ये वो रमज़ान है कि जिसमें वो लोग जो कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते थे कि उनको जो है इन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, या इफ्तारी और सहरी के लिए जो है उनको कहीं जाना पड़ेगा, वो लोग भी जिनको हम सफ़ेद पोश कहते हैं, वो भी मजबूर हो गए हैं कि वो भी इफ्तारी और सहरी की कोशिश करते हैं कि कहीं पे इंतज़ाम हो जाए तो वो खुद को भी और अपने बच्चों को भी वहाँ लेके इफ्तारी सहरी करें। मगर साथ साथ मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमने तो ज़ीरो से स्ट्रगल की है ज़िंदगी में, तो मुश्किल वक्त भी देखा है, अच्छा वक्त भी देखा है। तो मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह पाक ने पाकिस्तान रमज़ान में ही इस पाकिस्तान का वजूद रमज़ान में हुआ था। बिल्कुल। तो मैं 27 रमज़ान को, और ये वो दिन है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा दिन है, और इस दिन की निस्बत है इस मुल्क के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला मुश्किलात आती रहती हैं, मुश्किलात आती रहेंगी, लेकिन मुश्किल के साथ आसानी है। ये कुरान पाक भी कहता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि हम ये अगर सोचें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, और मैं हमेशा जब भी ये बात करता हूँ तो मैं खुद के लिए भी और अपने सर्कल के लोगों के लिए भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा लोगों का। हमको ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं मीडिया पे हों, ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं हमारी बात कोई करे कि हमने दिया या हमने लिया, मगर इन सब से हट के ये मुश्किल वक्त है। हम सबको, मैं कोई एक प्रोग्राम था, उसमें वो कोई बहुत बड़े वो थे आलिम थे, वो बात कर रहे थे कि फ़कीरी में भी खिलाओ, फ़कीरी में भी खिलाओ, यानी अगर आपके पास नहीं है तो भी खाना खिलाओ।
तो जब जिनके पास है तो मैं समझता हूँ उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है इस रमज़ान में, और आने वाला जो टाइम है इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है अच्छा हो जाएगा। आपको पता है कि जो मामलात हैं, स्टेबिलिटी ना होने की वजह से आपको पता है कि करेंसी की डिवैल्यूएशन है, करेंसी की डिवैल्यूएशन के साथ जो रोज़मर्रा की अशिया है वो 44-45% तक उनकी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। 2,10,000 रुपये तोला हो गया इसमें। ये तो देखें, ये तो एलीट क्लास हो गई। अब तो सोना में बच्ची की शादी का टाइम हो, एक बाप अपने बच्चों की शादी के लिए गोल्ड पिछले साल से जमा करना शुरू किया उसने कि अगले साल मेरी बच्ची की शादी है, तो वो जमा करना थोड़ा सेविंग से लेके कर रहा है। तो बात तो वही है ना कि अगर मैं कोई 10 लाख रुपए का गोल्ड अपनी बच्ची की शादी के लिए कर रहा हूं तो वो मजबूर हो गया आज के दौर में किसी से उधार मांगने के लिए। देखिए, मैं तो समझता हूं कि आपको जो है जो हालात हैं वो आपको उसमें ढलना चाहिए, और बजाय इसके कि हम उधार लें। ये आपने जो बात की ना, गोल्ड अब एक कोई एंटीक चीज हो गई है। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एलीट क्लास की बात नहीं करता, ना मैं कभी एलीट क्लास की नुमाइंदगी करता हूँ। जब भी हम बात करते हैं, हम आम लोगों की जो मुश्किलात हैं उनकी बात करते हैं। तो गोल्ड तो अब उनके लिए एंटीक हो गया है। अब तो बहुत मुश्किल है कि कोई माँ बाप अपनी बच्चियों को, वो जो पहले एक टाइम था कि गोल्ड की 1 सेट 2 सेट 3 सेट, जो आम जो गरीब लोग थे वो भी कुछ ना कुछ वो कर देते थे। और इसमें क्या दो राय हो सकती है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं समझता हूँ अब ये सारी चीज़ें बहुत दूर की बात हो गई हैं। अब तो आप सपना सा लगने लगा है। जी बिल्कुल, ख्वाब बन गया है। अब तो आप 2 वक्त की रोटी इज्जत से खुद खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। ये बहुत बड़ा, आप समझ लें कि बहुत बड़ा काम है आज के दौर में। और जो मैं हमेशा जब बात करता हूं कि आप सोचें कि तनख्वाहें, चाहे मेरे मुलाजिम हो चाहे कोई भी हो, तो तनख्वाहें तो उनकी उसी स्टेज पे या उसी स्केल पे हैं जी। लोगों ने, क्योंकि जो बिजनेस जो बड़े बिजनेस जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनका भी आपको पता है कि पूरे काम उनके भी मुतासिर हो गए हैं। फैक्ट्रीज में मुलाजमतें कम हो गई हैं, इंपोर्ट स्टेज पे जो चीज़ें थी वो हडल्स हैं, वो सारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। फिर स्टेबिलिटी ना होने की वजह से, यानी बेयकीनी की सूरत हाल जब होगी, आप यकीन करें कि हमारा मुल्क, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, उनकी रिमिटेंस बहुत मैटर करती हैं इस मुल्क में जी। ये आज आपको अंदाज़ा हो रहा है। हम हमेशा कहते हैं, हम अपने सेक्टर की, जब मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करता हूं तो हमने हमेशा ये इंडोर्स किया कि हमारे सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आती है वो 40% इन्वेस्टमेंट ओवरसीज पाकिस्तानी की आती है, जो पाकिस्तान से बाहर मेहनत करते हैं और अपना घर बनाने के लिए वो रेमिटेंसेस अपने घरों में भेजते हैं, या डायरेक्ट कोई अगर वो बुकिंग करते हैं। तो आज वो बेचारे मायूस हैं, इस वजह से मायूस हैं कि उनको ये डर है कि आज अगर हमने कोई डॉलर या कोई भी फॉरेन करेंसी भेजी पाकिस्तान में, तो ऐसा ना हो कि हम तो इस उम्मीद पे हैं कि कोई चीज़ अगर हम बुकिंग में लेंगे और उसकी एक टाइम के बाद जब डिलीवरी मिलती है उनको, तो उसकी प्राइसेस, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमेशा से ये रहा है कि डबल क्रॉस कर जाती है उसकी प्राइस। लेकिन आज वो डबल क्रॉस करने के बावजूद भी वो अगर वापस इतने ही डॉलर अगर उसको बेच के लेना चाहते हैं, तो आज उनको वो डॉलर भी वापस नहीं मिलते जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट रिटर्न ही नहीं है ना, बेसिक प्राइस ही नहीं आती एग्जैक्टली। तो लोग रुक गए हैं। जब एक सर्कल रुकता है तो सारा सर्कल रुकता है। ये ऐसा है, गाड़ी है, मतलब एक टायर अगर आपका पंक्चर है तो गाड़ी चाहे कितनी भी फिट हो आपकी, वो चलने के काबिल नहीं रहती। तो इसी तरह से हमारा सेक्टर भी इस जीडीपी में बड़ा, इसका शेयर है, बहुत बड़ा शेयर है जीडीपी में। और जब हमारी इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो कभी हमने नहीं देखी कि हमारे इस सेक्टर को इस सतह पे उसको प्ले करने या उसको जो है आसानियां दी गई हों कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट्स में लाए। हाँ, ओवरसीज पाकिस्तानी यूनिट्स में करते हैं, चाहे कोई भी शहर का, कराची का प्रोजेक्ट हो, इस्लामाबाद का हो, लाहौर का हो, तो वो सारी चीज़ें जो है वो स्टॉप हो गई हैं, होल्ड हो गई हैं। और इसके असरात जो आज आप देख रहे हैं ना, जब आपका फॉरेन करेंसी का जो रेमिटेंस आना कम हो गया, तो फॉरेन रिजर्व जो आपके हैं, जो आपके रिजर्व हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पे हम तशवीश होती है हमें जब भी हम टीवी खोलते हैं और जब बिजनेस न्यूज़ देखते हैं, तो पता लगता है कि आज इतने कम हो गए, आज इतने कम हो गए। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की खातिर हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, हमारा कोई सियासी एजेंडा, बिजनेस कम्युनिटी का कभी कोई सियासी एजेंडा नहीं होता। हम इस बाबरकत महीने में, इस बाबरकत टाइम पे हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि मिलजुल के इस मुल्क को चलाएं। कोई फ़ायदा नहीं है, अनारकी फैल रही है, लोगों में बेयकीनी फैल रही है, सियासी जो चेकलिस्ट जो पार्टियों की है आपस में, इससे नुकसान
एट द एंड मुल्क को हो रहा है। बिल्कुल तो मैं समझता हूँ कि इस रमज़ान के महीने की बरकत से जो है हमें इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और अपने मुल्क की खातिर मुल्क में मिल बैठ के जो भी मामलात हैं उनको हल करना चाहिए, ताकि इस मुल्क में स्टेबिलिटी हो। जब स्टेबिलिटी होगी तो कारोबार, मेरा सेक्टर की बात नहीं है, सारे सेक्टर चलेंगे। ये वाहिद टाइम है। मैंने अपनी देखें हमारे सेक्टर में उमूमन 4 साल 5 साल के बाद आप खुद इस सेक्टर से आपका ताल्लुक है और काफ़ी आप इसमें जो है इन्वॉल्व रहे हैं, इंटरनेशनली भी काम आपने किया, कराची में भी किया। क्या आपको पता है कि हर 4-5 साल के बाद कोई ऐसा टाइम आता है जब ये पहिया रुक जाता है? बिल्कुल ऐसे। फिर हमें 2-4 साल वेट करना पड़ता है, फिर चलना शुरू होता है। लेकिन ये टाइम वो टाइम नहीं है कि 4 साल रुकना या 2 साल रुकना, ये वो टाइम है कि सारे सेक्टर बंद हो गए। बिल्कुल सही। जब हमारा सेक्टर रुकता था तो टेक्सटाइल चलता था, जब टेक्सटाइल रुकता था स्टॉक चलती थी। लेकिन ये टाइम ऐसा है कि आप कहीं भी नजर डालेंगे लोग परेशान हैं। कोविड से भी ज्यादा जो है ना वो जी कोविड से ज्यादा, कोविड ने हमें इतना तंग नहीं किया। हाँ, कोविड में इतना तंग नहीं किया। माजरत चाहूंगा सर, हमें मैसेज आया कि ब्रेक लेनी है। जी प्लीज। तो ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा यही रियल एस्टेट सेक्टर को जो है हम कंटिन्यू करेंगे और देखते रहिए, हम मुलाकात करेंगे आपसे ब्रेक के बाद। Welcome to Gaussian Embroidery, a trusted and well-recognized name in the field of manufacturing, where quality speaks for itself. With the latest machineries operating at their utmost quality, machines with the ability to work on the speed of 1100 RPM, we ensure quality that meets our clients' expectations. To guarantee an uncompromised quality, we procure viscose, dory and sequins from Candle. With a professional workforce delivering the craftsmanship at its best with the finest skill set. We are Gaussian Embroidery. वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे आसिफ समसम साहब से और बात कर रहे थे हम रियल एस्टेट के हवाले से। तो आसिफ भाई, हमने ब्रेक हमें आ गई थी और क्योंकि हमें जब स्पॉन्सर होते हैं उनको भी थोड़ा सा देना पड़ता है और ब्रेक भी साथ लेनी पड़ती है, क्योंकि किसी भी इदारे को चलाने के लिए, जैसे आपने पहिए की बात की, तो स्पॉन्सर्स का होना ज़रूरी होता है। तो हमें वो भी चीज़ देखनी है, क्योंकि शहर की नशियात है, लोग इस वक्त जो है फ्री हो जाते हैं। बिल्कुल। और नशियात भी देख रहे होते हैं, टीवी भी देख रहे होते हैं, तो हमें ये साथ लेके चलना पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे रियल एस्टेट सेक्टर की। 72 अलाइड इंडस्ट्रीज इससे मुंसलिक हैं। बिल्कुल। अगर बाइंग नहीं हो रही तो सब साइकिल रुक गया पूरा। देखें, बाइंग ऐसा नहीं है कि कंजम्पशन नहीं है हमारे पास। ये मुल्क में एक अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि एक टाइम था जब दुबई में आप भी काम करते थे, हम भी करते थे, तो वहाँ हमारा ये एक सोच होती थी कि इतना ज़्यादा जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं तो क्या लोकली कंजम्पशन इतनी है या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आपको भी पता था कि इंटरनेशनली वो डिपेंड करते थे, जो दुनिया के जो लोग थे वो इन्वेस्टमेंट करते थे, उनको जो फ्री होल्ड या रेजिडेंट वीज़ा या काफ़ी चीज़ें उन्होंने इंसेंटिव दिए हुए थे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे वो दे रहे हैं उनको। लेकिन इस मुल्क में जो डिमांड एंड सप्लाई है, सप्लाई कम है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है। होना ये चाहिए कि हमें तो जो भी कोई प्रोजेक्ट करें या जो भी काम करें उसमें जो है ना हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। लेकिन लोग फिल्टर हो चुके हैं, क्योंकि जो हालात हैं मुल्क की, जो महंगाई बढ़ी है, तो वो लोग जो एंड यूज़र देखिए, इन्वेस्टर तो हर दौर में है वो रहेगा। आज भी इन्वेस्टर है, आज भी आप कोई क्लिफ्टन में या कहीं भी शहर में डाउनटाउन में प्रोजेक्ट लॉन्च करें तो आपका सेल हो जाता है। तो ये इन्वेस्टर के लिए तो हमेशा से ये अपॉर्चुनिटी खुली है, और इन्वेस्टर्स के लिए तो ये भी अपॉर्चुनिटी है कि वो आज इस सेक्टर में नहीं तो वो कल कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। उनका मकसद है कि इन्वेस्टमेंट करना और कोई प्रॉफिट, जी अच्छे, जहाँ रिटर्न अच्छा मिले। लेकिन हमारे यहाँ आप यकीन करें कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग जो है वो फिल्टर हो चुके हैं इस महंगाई की वजह से। और मैं समझता हूँ कि वो एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद है ना, वो 50% कट डाउन हो गई है हमारे सेक्टर के हवाले से। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, क्योंकि देखें आज नहीं तो कल आपने लेना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज हिम्मत करेंगे तो कल हम किसी काबिल होंगे कि देखिए ना, आपके कैश फ्लो नहीं है,
जी बिल्कुल, ठीक है, डाउन पेमेंट के पैसे हैं। बिल्कुल। अब जो प्राइम मिनिस्टर स्कीम आई थी, लोगों ने उसमें बाइंग की, काफ़ी बाइंग की, और इन्फ्लेशन जो है वो होल्ड हो गया और स्टेबिलिटी बहुत ओवरहेड हो जी गई। जी जी। तो लोगों ने जो है 70% लोगों ने जो है जो खरीदना चाह रहे थे कैश पे, हाँ उन्होंने बैंक स्कीम से ले लिया, प्राइम मिनिस्टर स्कीम से ले लिया। गवर्नमेंट चेंज हुई, पॉलिसीज चेंज हुई, खत्म हो गई इसकी। अब स्कीम खत्म हो गई। अब कमर्शियल रेट पे भी आपको अभी अगर आप काइबोर देखें 4%, 17%, 18% काइबोर है, बैंक अपना 3%, 22% पे चला गया इंटरेस्ट जी, रेट। 22 से भी ज्यादा चला गया। ठीक है, तो कोई अभी शकत तो खत्म हो गई खत्म हो खरीदने गई। की। अब वो बुकिंग पे जाएगा। बुकिंग पे आसिफ समसम क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, बुकिंग कर दी उन्होंने, 10% ले ली, तो ये आपकी कॉस्ट अवेल कर रही है उसको, कहता है कि मैं ये प्रोजेक्ट इन हालात में सेल करूं। देखें, दो फैक्टर हैं इसमें। एक वो लोग हैं जिन्होंने आज से 2 साल पहले लॉन्चिंग की थी, जैसे बहुत सी कम्युनिटी हैं कराची के अंदर, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, मुख्तलिफ डेवलपर्स हैं, जो बड़े भी डेवलपर्स हैं, छोटे भी हैं। वो जो 2 साल पहले वर्टिकल तामीरात की मैं बात करूंगा, जो वर्टिकल तामीरात थी, मैं समझता हूँ कि 2 साल पहले जो बेचा गया था, जिस रेट में बेचा गया था, आज नामुमकिन है उनको बनाना। हम हमेशा एक बात करते हैं, हम एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में मैं फॉर्मर चेयरमैन सिंध बलूचिस्तान भी था, और आज भी हम एक्टिव हैं इसमें। तो हमें बड़ा मिलता है हमारे मेंबर्स की तरफ से कि प्राइस को इन्हांस नहीं करेंगे तो हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे, जो जीनियन बात है। बिल्कुल। लेकिन हम थोड़े से, हमारी मेंटेलिटी इसमें कुछ और है। हम ये समझते हैं कि अगर हमने बेचा है और जिसको बेचा है अगर वो ऑन टाइम आपको पेमेंट कर रहा है जी, तो आपको डिलीवर करना चाहिए, चाहे आप कमाएं या ना कमाएं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि मुश्किल वक्त तो किसी पे भी आता है। तो आज अगर आप समझते हैं कि आप नहीं कमा सकते, मगर मैं हमेशा ही कहता हूं कि आपको डिलीवर करना चाहिए। और ये अलग बात है कि अगर कोई पेमेंट नहीं कर रहा तो आप उसको री स्केड्यूल करें, उसका कोई फिर नए शेड्यूल उसका बना दें। लेकिन जो ऑन टाइम पेमेंट कर रहा है तो आपको उनको लेके चलना पड़ेगा। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हम अपने मेंबर्स को भी यही कहते हैं। इसी तरह जिस तरह आपने बात की कि आज 5,500-6 हज़ार रुपये से प्राइस क्रॉस कर गई है। अच्छा, आज अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूं तो मुझे आगे 6 माह का पता नहीं है कि जो सरिया है, सीमेंट है। अच्छा, हमने बड़ी मेहनत भी की सरिये के हवाले से, स्टैंड आप लोगों ने लिया जी। और लेकिन मैं ये बता दूं कि खाली सरिया नहीं है, 72 अलाइड इंडस्ट्री जब आपने बात की ना, तो उसमें केबल भी है, उसमें एल्युमिनियम भी है, उसमें लकड़ी भी है, उसमें टाइल भी है, उसमें कलर भी है। ये 72 इंडस्ट्री का उनकी भी मजबूरियां हैं कि उनके पास रॉ मटेरियल ना होने की वजह से भी प्राइसेस इंक्रीज कर गई हैं, क्योंकि वो तो इंपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली, कि इंपोर्ट जो रॉ मटेरियल आना है वो नहीं मिल रहा, तो भी प्राइस इंक्रीज कर गई है। डॉलर जो है वो ऑलमोस्ट डबल के फिगर पे क्रॉस कर गया, 2 साल 1.5 साल पहले जो था, और आज डबल क्रॉस कर गया। तो वो पैसे भी उसी डेवलपर को पे करने पड़ रहे हैं, जो उसका जो प्रॉफिट था वो मैं समझता हूं कि जिन्होंने 2-2, 3-3 साल पहले जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए और जो आने वाले 1-2 साल में डिलीवर होने हैं, वो प्रोजेक्ट बड़ी मुश्किल में भी हैं। लेकिन इसके साथ एक बात हमेशा है कि देखें, वो रहेगा या उसका काम इंशाल्लाह चलेगा और अल्लाह भी उसकी मदद करेगा कि जो कोशिश करे, क्योंकि मुश्किल में सब है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि बर्डन हम कम से कम जो है डाइवर्ट करें, और खुद बर्दाश्त अगर कर सकते हैं, उनके लिए मैं बात करता हूं जो रेगुलर पेमेंट्स करते हैं और जो अपने शेड्यूल पे आपको पैसे दे रहे हैं, तो उनके लिए आपको थोड़ा सा जो है अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा और आपको उनके साथ बेयर करना पड़ेगा शेड्यूल। सही, बिल्कुल सही। अच्छा आसिफ भाई, ये मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था तो यही सोच रहा था कि स्टील इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बुनियादी बिल्डर्स जितने हैं उसके हवाले से स्टील का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मतलब रॉ मटेरियल अगर बाहर से आ रहा है तो क्या यहाँ कोई ऐसा, हमारे पूरे बिल्डर्स एसोसिएशन में कोई ऐसा नहीं है कि जो रॉ मटेरियल यहाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सके या कोई इस तरह का कोई सेटअप डाल सके? चूँकि ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से भी मैंने ज़्यादातर, अब ऑटो इंडस्ट्री में तकरीबन जो है ना वो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं। वो जो बाहर से इंपोर्ट हो रही है, पैसा तो यहाँ से सारा जा रहा है रॉ मटेरियल की सूरत में या किसी भी सूरत में, हालांकि वो सब चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। तो फिर इसी तरह कोई स्टील के हवाले से कोई ऐसा नहीं है, वो बन तो रही है लेकिन रॉ मटेरियल भी यहाँ नहीं बन सकता जब इतनी चीज़ें बन रही हैं। तो देखिए, स्क्रैप है नहीं ना पाकिस्तान की, ठीक है, स्क्रैप आपको इंपोर्ट करना है, बाहर से लेना है, सही, ठीक है, इंपोर्ट करना है। तो जो स्क्रैप आप इंपोर्ट करते थे, तो लाजमी जब डॉलर की प्राइसेस जो है ऑलमोस्ट डबल से भी क्रॉस कर गई, तो वो वैसे ही डबल हो गया। ऐसा ही है। फिर जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में C&F पे है। C&F से मुराद ये कि फ्रेट और कॉस्ट उसकी, तो वो फिर ड्यूटी भी उसको डबल पड़ गई। फिर उसके बाद
इनके भी LCs के अलग मसले हैं यहाँ पर जो जी LC नहीं है, या रॉ मटेरियल देखें, डिमांड सप्लाई हो गया ना, बिल्कुल, तो उनके पास सप्लाई के लिए रॉ मटेरियल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आज अगर कोई रॉ मटेरियल, में इन जनरल बात कर रहा हूँ, हाँ जहां हमें लगा स्टील वालों ने बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ाई थी, वहां हमने एहतिजाज किया, हम उनकी जायज़, हम हमेशा कहते हैं, देखें चैम्बर की जब इन्होंने बात की तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 18 सेक्टर हैं, पहले 17 थे। हम 2018 में जब इलेक्शन कॉल हुई थी, सिराज भाई के पैनल से, हम वो हमारे लीडर हैं BMG के, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, तो उन्होंने जब हम इलेक्शन जीते यहाँ कराची में, तो उन्होंने 18वें सेक्टर का इजाफा किया, जिसका था नाम हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर, जिसका आज भी मैं उसका मेंबर भी हूँ, मैनेजिंग कमेटी का, और मैं चेयरमैन भी हूँ, सेकंड टाइम हूँ मैं। तो उसमें उनकी ख्वाहिश ये थी कि चूंकि चैम्बर में बैठ के जब आप बात करते हैं तो चैम्बर में सारे सेक्टर मौजूद हैं। बिल्कुल सही। अगर मैं एसोसिएशन में बैठ के बात करता हूं तो हम एक सेक्टर की पूरे पाकिस्तान में नुमाइंदगी, वाहिद तंजीम है, सबसे बड़ी तंजीम है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिल्डरों की। लेकिन जब चैम्बर में हम बैठते हैं तो तमाम अलाइड इंडस्ट्री जिनकी बात की, चैम्बर उनकी माँ है। तो हम जब वहां बैठ के बात करते हैं तो हमें उनकी भी मुश्किलात हमारे सामने हैं, हमें पता है कि उनको क्या मुश्किलात हैं, हमें पता है कि आप कूपर वायर यहाँ नहीं बनती, बाहर से इंपोर्ट होती है, तो उसको क्या मुश्किलात हैं, लकड़ी आपकी इंपोर्ट होती है, लोकल लकड़ी आपके पास नहीं है, उनको क्या मुश्किलात हैं, कलर की जो भी रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट होता है, तो उनकी मुश्किलात भी हैं। बस इसमें ये, जैसे मैंने अपने बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए कहा कि थोड़ा सा आप जो है दिल बड़ा करें और इसको चलने दें, मुश्किल हालात से हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए उम्मीद तो हम ना तोड़ेंगे, हमने ना छोड़ी है, तो ये भी निकल जी, उम्मीद ना हमने छोड़ी है नाम छोड़ेंगे, तो हम ये समझते हैं कि ये वक्त भी निकल जाएगा, हम मिलजुल के इस इंडस्ट्री को, या ये जो 72 अलाइड इंडस्ट्री है, क्योंकि मेरा अगर प्रोजेक्ट या किसी का प्रोजेक्ट बंद होता है तो 72 अलाइड इंडस्ट्री भी मुतासिर होती है, एतमाद की कमी आती है, नहीं उनकी प्रोडक्ट नहीं बिकती। तो मैं समझता हूं कि हम सबको मिलके ही इसमें, अपने मुल्क की खातिर मैं कह रहा हूं कि अपने मुल्क की खातिर हमको अपना, अगर मार्जिन है तो कम कर दें, अगर मार्जिन नहीं है तो फिर थोड़ा सरवाइव कर लें, और ये वक्त भी निकल जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल बहुत रोशन है पाकिस्तान का। ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक इसको जो है, इस रमज़ान की बरकत से मैं भी दुआ करता हूँ, लोग भी बहुत दुआएं करते हैं कि ये मुश्किल वक्त टल जाए, तो आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए सुनहरा होगा। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मेहनत करेगा उसको समर मिलेगा, क्योंकि वो समर आप, मैं या हाफिज साहब आप नहीं देंगे, वो समर अल्लाह पाक देंगे उसको। बिल्कुल, मेहनत तो इंशाअल्लाह ताला ये वक्त भी गुजर जाएगा और हम बहुत आगे जाएंगे, और ये सेक्टर बहुत फलेगा फूलेगा इंशाअल्लाह ताला। सर आसिफ समसम के बारे में बात कर लें थोड़ी सी। आसिफ समसम तो एक आम सा आदमी है। मैंने पहले आपने सवाल किया था तो मैंने कहा था कि मैं आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, मैं अपने माँ बाप की दुआओं से, मेरे माँ बाप हैं नहीं मगर मेरे माँ बाप ने दुआएं बहुत दी हैं मुझे, तो अल्लाह पाक ने आज मुझे यहाँ खड़ा किया हुआ है। और मेरा भी ये बिलीफ है कि आप स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ, नेक नीयती के साथ, तो आप नाकाम हो ही नहीं सकते। ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। और अगर कोई कहता है, हम में से मैं कहता हूँ कि मैंने बड़ी मेहनत की, स्ट्रगल की, मुझे कुछ नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरा कहीं ना कहीं कोताही है, मेरी कहीं ना कहीं जो है, मेरी नीयत में कोई कमी होगी। लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो आज हम, हमेशा जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं ये अली को जब मैं देखता हूँ तो मुझे वो स्ट्रगल हमारी भी याद आती है ना, बिल्कुल वही जिंदगी की। तो मुझे बड़ा, मुझे ये बताएं कि हम जब थे क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का और उसका करते थे उस टाइम पे, आज से 30 साल पुरानी, जी फ्रेट फॉरवर्डिंग का, और माशाल्लाह आप तो इंपोर्ट का हम लोग एक्सपोर्ट का करते थे, आप इंपोर्ट में ज्यादातर थे। तो सडनली वो फील्ड भी आपके साथ साथ चलते रही, भाई वगैरह आपके अभी भी वही करते हैं मेरे ख्याल में। तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन की तरफ कैसे? जी, मेरा ये आपको पता है, फ्रेट फॉरवर्डिंग और ये कंसोलिडेशन, ये फ्रेट, ये सारा मेरा फैमिली बिजनेस था। सही है। तो मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने ये शुरू किया था और बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो उसी फील्ड से हैं। तो लाजमी एक हमारी मेमन कम्युनिटी में एक लेगेसी होती है कि हम हमेशा अपने बड़े को फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही। तो हम, जो बड़े ने शुरू किया तो हम भी उसी के साथ अटैच हो जाते हैं। और हमारा एक अल्लाह ताला का करम है हमारी कम्युनिटी पे और हमारे लोगों पे भी, और भी कम्युनिटी हैं, बाकी दिल्ली वाले भी हैं, और भी बाकी, क्योंकि लाहौर का इतना मुझे आइडिया नहीं है कि फैमिली बिजनेस को लोग ज़्यादा इसलिए प्रेफर करते हैं कि ये जो फैमिली बिजनेस होता है ये सबका होता है। मैं अगर छोटा हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं काम कर सकूँ, तो भी वो मेरा है।
और बरकत मैं है वो। और ये फैमिली में तो मैम खासतौर पे मैम ने जो चलती ट्रेन हो ना, जी, उसमें जी। सवार करते रहो, रोको नहीं ट्रेन को। एग्जैक्टली तो वो नस्ले के नस्लें चलती रहती जी। हैं। और किसके नसीब से होता किसके है। नसीब बेशक, से, हाँ, तो घर वो में अगर 10 बेशक। बंदे हैं जब तो उसका मैं फील्ड बेशक। में आया, तो तकरीबन 3 साल मैंने भाई के साथ भी काम किया, फिर इंडिविजुअली भी मैंने इंपोर्ट का, जैसे आपने कहा, मैंने काम किया। लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं कि मेरा ये शौक था, मेरा इश्क था, ये जो कंस्ट्रक्शन की जो फील्ड है। मैं बाई एजुकेशन में कोई इंजीनियर नहीं हूँ, या बाई एजुकेशन में कोई आर्किटेक्ट नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो शौक था, जो मेहनत जिसे हम देखते हैं, जिनको भी जी, देखते हैं, जी। ये शौक वो था कि आज भी जब मैं ग्राउंड पे, जब ये कहना अच्छा नहीं है अपने मुंह से, लेकिन जब मैं ग्राउंड पे जब कभी लेआउट हो रहा है, कुछ होता है, तो इंजीनियर्स जो है ना वो थोड़ा सा घबराते हैं कि अभी ये उतरा है तो मुझे ये अच्छे गलती। से याद है कि जब आपका पहला प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ था, जी 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 और उस पर आपने सबको दावत दी थी, जी, एहतमाम किया था, और मैं देख रहा था कि आसिफ भाई के चेहरे पे जो है ना वो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग वाली इतनी खुशी नहीं, नहीं, जितनी नहीं। ये इस प्रोजेक्ट ये को मेरा जुनून था। लोगों को रिहाइश दे के जो खुशी जी, मिली जी, है जी। ना, और जो मेहनत से इन्होंने ये जी, जी। प्रोजेक्ट बनाया है, अली भाई, जो प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया, मैं तो साथ ही इनके साथ ही था, और माशाल्लाह पूरी शेखानी, मोहसिन शेखानी साहब भी, और स्टैम्प पे, और जी, सब जी। पूरा एक ग्रुप बन के जो काम किया था, जी, जी। आज वो मोहब्बत नहीं नहीं है। है, हाँ। यकीन करें आप, हर कोई नफसा नफसी में लगा हुआ है, हर बंदा कोई। अपने है। मैं खासतौर पे मेमन कम्युनिटी के अंदर बात करूंगा, हमारे अंदर इतने टुकड़े हो गए हैं ना चीजों में, हर कोई अपने आप को सेपरेट दरअसल अगर लेके चल रहा शेयरिंग है। बर्दाश्त हो जाए ना, बस नहीं, बहुत नुकसान हो रहा है। बस। मैं आपको बताऊं, हमारी कम्युनिटी का भी, और मैं पाकिस्तान लेवल पे भी बात करता हूं कि ये जो सोच है ना, ये हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है कि हम कहाँ इस चक्कर में पड़ गए कि मैं बड़ा या आप बड़े। मैं समझता हूँ हम सब भाई हैं, सब भाई। मदद करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मैं लॉ एंड ऑर्डर में, मैं कराची चैम्बर में काफ़ी साल मैंने जी। सर्व किया। मैं आबाद में एंटी इंक्रोचमेंट सेल या लॉ एंड ऑर्डर को मैंने काफ़ी साल ये चीज़ें सर्व की। मैं कसम खाता हूँ कि एक ही सोच होती थी कि कोई हमारे से अगर किसी की मदद हो सके, चाहे वो एसोसिएशन के लेवल पे हो, चैम्बर के लेवल पे हो, पर्सनल लेवल पे हो, कि अगर कोई उनकी जायज़ मुश्किलात हैं तो हम आसानी कर सकें। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप ये सोच रखेंगे, जब भी ये सोच लेके चलेंगे, अल्लाह आपको आपके काम में भी बरकत देगा। आपकी जो आने वाली मुश्किलात हैं, जो आपको नज़र नहीं आती, वो आप तक आने नहीं देगा अल्लाह पाक, अगर आप किसी बिल्कुल की मुश्किल आसान आसिफ करेंगे। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे ना, बेशक। तो अल्लाह ताला कहता है कि भाई तुम मेरा शुक्र अदा करते जाओ, मैं तुम्हें बेपनाह देता जाऊंगा। बेशक बेशक। तो इस पे मुझे एक नात के कुछ अशार याद आ रहे हैं कि वो शुक्राने के कुछ हैं, वो मोहम्मद अली भाई, वो 2-3 है, ये सब तुम्हारा करम है आका। एक वो भी है ना, वारफाना अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र करते रहो। हाँ, अल्लाह का वरफाना अल्लाह का वरफाना अल्लाह का जिक्र, दो अशार करें, ताकि फिर हम थोड़ा सा मेमन कम्युनिटी के बारे में जी। बात, एक ब्रेक लेंगे, फिर कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे। Welcome to Gaussian Embroidery, a trusted and well-recognized name in the field of manufacturing, where quality speaks for itself. With the latest machineries operating at their utmost quality, machines with the ability to work on the speed of 1100 RPM, we ensure quality that meets our clients' expectations. To guarantee an uncompromised quality, we procure viscose, dory and sequins from Candle. With a professional workforce delivering the craftsmanship at its best with the finest skill set. We are Gaussian Embroidery. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك तेरी खुशबू मेरी चादर तेरे तेवर मेरा सेवर तेरा शेवा मेरा मसला ورفعنا لك ذكرك
रफ़अना लक ज़िक्रक व रफ़अना लक ज़िक्रक। मैं अधूरा तू मुकम्मल, मैं शिकस्ता तू मुसलसल, मैं सुखनवर तू पैगंबर, मेरा मकतब तेरा एक पल, मेरा मकतब तेरा एक पल। व रफ़अना लक ज़िक्रक व रफ़अना लक ज़िक्रक व रफ़अना लक ज़िक्रक। मैं हूँ कतरा तू समुंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर, सगे दाता मेरा नाता, न वली हूँ न कलंदर, तेरे साए में खड़े हैं मेरे जैसे तो बड़े हैं, पर कोई तुझसा नहीं बेशक। व रफ़अना लक ज़िक्रक व रफ़अना लक ज़िक्रक व रफ़अना लक ज़िक्रक। आसिफ भाई ने कलाम के लिए मुझे हुक्म दिया, उसकी भी 2-3 अशआर पेश करता हूँ। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, जैसे ही सबसे गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। ये मदीना शरीफ जा रहे हैं ना, बस ये तसव्वुर में जाएं कि बस अभी फ्लाइट हुई और मैं वहां पर पहुंचा और इसी असना में मैं उसी सफर में रवा दवा अभी मैं शामिल हूँ कि हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में मसदर भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जैसे ही सबसे गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। सुभान अल्लाह मोहम्मद अली भाई, दिल खुश कर दिया। और आसिफ भाई तो ये फासले जो है ना ये कम होते जा रहे हैं, तो माशाल्लाह उनका और जुस्तजू जो है वो मदीने पहुंचने की बढ़ती जा रही है। ऐसा ही आसिफ भाई क्या है
बेशक बेशक। अल्लाह पाक का कितना बड़ा एहसान है कि हम जैसे लोगों को भी अल्लाह पाक मदीना शरीफ में बस वो जिसको बुलाए ना सब। आसिफ भाई, यूसुफ भाई, यकीन माने, मेरा बाहर जब जाना होता है, अमेरिका, कनाडा, इस तरफ जाना होता है, तो मैंने ऐसे ऐसे बिलियनर्स देखे हैं जो पूरी दुनिया घूम लेते हैं, वहां जाने के लिए प्लान भी करते हैं, टिकटें भी हो जाती है, वीजा भी लग जाता है, कैसे लास्ट मोमेंट पे, जब तक बुलावा नहीं है ना, नहीं मर्जी जब तक से कोई जा ही नहीं सकता, ना निकल सकता है ना मैं जा आपको एक सकता। छोटी सी बात यहाँ रोकूं। हमारे सीईओ हैं अली गोडिल जी, माशाल्लाह, इतने लोगों ने अली गोडिल को बोला कि तू पासपोर्ट बना, हम तेरे को उम्रे पे भेजते हैं, तू उम्रे पे चल। वो कहता है मैं जाऊंगा ना, जब मेरा बुलावा होगा ना, मैं अपनी वालदा, अपनी बीवी, अपने बच्चों को साथ लेके जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा। यूसुफ भाई आपकी बात बिल्कुल सही तो है, मतलब हाँ, लेकिन लोगों जो ने सबब है ना, वही वो बात तो है ना। हमें दुनियावी मामला तो पूरे करने हैं नहीं, ना, नहीं, इनको पासपोर्ट बना के रखना चाहिए इस यकीन के साथ कि पहली हाजिरी हो तो मदीने पाक हो। बिल्कुल ऐसे ही मेरा ये कहना है। तो आज इनको आप कह दें कि पासपोर्ट बना ले, इसीलिए तो लाइव प्रोग्राम में मैंने सवाल बस उठाया। पासपोर्ट बना ले, देखो अल्लाह ताला ने इंतजार दरवाजा करे नॉक कि करवा कब दिया हाजिरी है, है। हाँ, बस नॉक करवा दिया है, बस अब ये वालदा अच्छी का बात भी है, बहुत जरिया अच्छी बन जाएगा, अम्मी का, वाइफ का भी बन जाएगा, बच्चों की भी सब बन हो जाएगा। जाता है, मैं आपको बताऊं, सब हो अल्लाह जाता कह रहे थे भाई आ जाओ आ जाओ, बुलावा आ रहा है, सब हो ये जाता है। इंशाल्लाह ये पासपोर्ट बना लेगा ना, देखो कैसे रास्ते। मैं आपको अपनी अभी रबीउल अव्वल की बात कर रहा हूँ, मैं न्यूयॉर्क में एक जगह पढ़ रहा था जी, पढ़ने के बाद जब मैं बाहर निकला हूँ ना, तो जिनके यहाँ प्रोग्राम पढ़ने के लिए मैं खड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हमारी ये ख्वाहिश है, हालांकि उन्होंने बहुत खिदमत की, बहुत ज़्यादा सुना बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन यकीन माने कि जब मैं निकला हूँ ना, तो उन्होंने कहा हमारी ये ख्वाहिश है, तो वो आप उसमें मना नहीं करेंगे। मैंने कहा जी फरमाएं। तो बोला कि आप मदीना शरीफ गए हैं? मैंने कहा जी गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और साल में एक मरतबा मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी हाज़िरी हो जाए, सरकार करम फरमाए। बोला इस साल जो है ना, वो हमारी तरफ से आप जा सकते हैं, हम आपको टिकट देंगे या हमारी तरफ से होगा। तो ये मेरा कमाल नहीं है, ये फ़कत हुजूर की नात का सदका है, और अगर आपकी लगन है ना तो आप जाएंगे। बेशक यही है, यकीन माने। हाँ, बाकी हमने करोड़पति लोग देखे जो जा ही नहीं सकते, अल्लाह ने इतना नवाजा है, पूरी दुनिया घूम लेते हैं, वही नहीं जा सकते, थोड़ी जा सकता है कोई। बिल्कुल ऐसा ही। और फिर आप वहां चले जाएं हरम शरीफ के करीब, वहां मैंने ऐसे लोगों की दास्तानें सुनी है कि जो मतलब ये समझ लें कि 2 घंटे की ड्राइव पर रहते हैं, 3 घंटे की ड्राइव पर रहते हैं, 2 घंटे 4 घंटे की ड्राइव पर रहते हैं, तो वो 5-5 साल हो गए हाजिरी देने नहीं आए। ऐसे ही तो ये तो हम खुशनसीबों अपनी में मर्जी शामिल से हैं। कैसे बिल्कुल जाएगा? अपनी मर्जी से जा कैसे सकता है बंदा? बिल्कुल ऐसे ही माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे और सबको अपने दर पे, हुजूर के दर पे आमीन आमीन बुलाए। आमीन। और सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मेमन टीवी। द मेमन टीवी और अली गोडिल, मैं समझता हूँ कि ये मिसाल है हमारे कम्युनिटी के लोगों के लिए भी और हमारे शहर के लोगों के लिए भी, कि एक मोबाइल फ़ोन से इसका जुनून था, इसने शुरू किया। आज माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि जिस लेवल पे, जिस तरह से ये मेहनत कर रहा है। जैसे मैंने आपको बिगनिंग में आपको ये जिक्र किया था कि जब ये मेमन टीवी की बुनियाद डली तो मकसद कभी कमर्शियल था ही नहीं इसका। आज भी अगर कोई कमर्शियल या स्पॉन्सर मेमन टीवी को है तो वो सिर्फ इतना है जितनी इसकी ज़रूरत है, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि मेमन टीवी कोई कमर्शियली कोई बात कर रहा हो। और जैसे मैंने आपसे ये कहा कि सबसे बड़ी जो हमारी मतलब एक सोच थी कि पॉजिटिव चलेंगे, बिल्कुल अच्छी बात बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मीडिया है, ये आप इससे फसाद भी हो सकता है, इससे बहुत तामीरी काम भी हो सकते हैं। तो हम इस चैनल का जो मकसद था कि मोहब्बत फैलाना, शुरू में कम्युनिटी की हमने बेस पे ये सारी चीज़ें की कि जो मेमन कम्युनिटी जो कराची में जो इनका रोल है या दुनिया भर में जो इनका रोल है उसको कवर करेंगे। फिर इसके साथ साथ जैसे जैसे ये बढ़ता गया सिलसिला, तो आपने देखा होगा कि बाकी कम्युनिटीज़ भी हैं, बाकी प्रोग्राम्स भी हैं, वो भी सारे जो है वो ऑन एयर जाते हैं मेमन टीवी की अपने उस जो नेटवर्क है उस पर। तो मैं समझता हूँ कि जब भी मैंने बात की कि ये मुस्तकबिल है हमारा, और जितनी मेहनत इसने की, आज 3:30 बज रहे हैं रात के, इसके बाद भी ये सहरी तक भी ये मेहनत करेगा, फिर सुबह जब इसकी आंख खुलती है तो नहीं आप 1 बजे देखेंगे ना, व्हाट्सएप खोलेंगे, ऑनलाइन होगा ये। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये मिसाल है लोगों के लिए कि आप मेहनत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इज़्ज़त भी देगा, तरक्की भी देगा। और मेमन टीवी के लिए मैं हमेशा ये कहूँगा कि ये एक पॉजिटिव सोच लेके चलने का जो हमारा विज़न था, तो ये विज़न
जो है हमको और इस टीवी चैनल को बहुत आगे लेके जाएगा इंशाल्लाह। और अली गोडिल जो है इंशाल्लाह हमारा एक टास्क है कि हम इसको जो है ऑन एयर जो सैटेलाइट चैनल है इस पे इंशाल्लाह एक दिन इसको लेके जाएंगे। अब देखें आसिफ भाई, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि लोग जब कोई चीज़ देखते हैं, दिल करे ना देखने का। अब आप ये देखें, हमारा एक सेगमेंट ऐड हुआ है इसके अंदर साथ साथ, वो है खाने का। रमज़ान में इफ्तारी का टाइम होता है, तो दुबई से हमारा जो ये सेगमेंट है वो हमें रिसीव होता है, और हम जो है वो रेसिपीज जो आरिफ दाऊद हैं, जी बहुत अच्छे आरिफ दाऊद हैं, शेफ हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह शेफ वो हैं। काफ़ी अच्छे शेफ भी हैं, और उन्होंने हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों को अपने प्रोग्राम दूंगा। एज ए मेमन टीवी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है, तो उसमें छोटा सा एक कदम जो है ना मेरा भी होना चाहिए। तो माशाल्लाह लोग जुड़ते जा रहे हैं, इंटरनेशनली लोग जुड़ते जा रहे हैं कि यार, वरना ये कमर्शियल अगर आप देखें इसको, अगर देख लोग इन चीज़ों के पैसे मांगते हैं जी कि भाई मैं आपके साइड पे आऊंगा। जी लोग मोहब्बत में आने के लिए तैयार हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेमन टीवी अपनी रविश पे अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है, अपनी चीज़ों को लेके आके चल रहा है माशाल्लाह। तो सर प्रोग्राम का अली भाई के हवाले से मैं एक बात जरूर कहूँगा कि वो कहते हैं ना ट्रेंड सेटर, कि बंदे ने एक ट्रेंड दिया, उस पर हर बंदा फॉलो करके जो है ना वो अब उस तक पहुंचना चाहता है। तो उसके लिए पूरी एक जर्नी है। वो जो जर्नी है ना उसमें जो है ना वो जब ब्रांड बनता है तो ब्रांड ऐसे ही नहीं बन जाता रात में बंदा सोचे और सुबह ब्रांड बन जाए। उसके लिए पूरी स्ट्रगल होती है, उसके लिए पूरी एक जर्नी होती है, उसके लिए पूरे इतना अरसा होता है। तो उसके बाद बंदा इस जगह पर पहुंचता है। तो इनके बाद जितने आने वाले हैं बिल्कुल आए और अच्छे तरीके से आए, लेकिन कोशिश करें कि जितनी मेहनत करेंगे उतना आगे जाएंगे। सर देखें, कोई भी काम शुरू करने के लिए ना स्ट्रगल करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। स्ट्रगल के बाद टाइम आता है, एक होता है स्मार्ट वर्क। ऐसा तो अभी अली के लिए, अली गोडिल के लिए स्मार्ट वर्क वाला टाइम होना चाहिए। ऐसा तो उसने जो स्ट्रगल की है आज स्मार्ट वर्क होना, हार्ड वर्क इसने कर लिया, ठीक है, अब इसके लिए स्मार्ट वर्क होना चाहिए। लेकिन मसला पता है क्या है कि अब जिस हिसाब से घर घर से वो कहते हैं ईंट उठाओ तो मीडिया निकल रहा है, तो अब इस तरह की चीजें हमारे अंदर से ही लोग निकल के सीख के अपना अपना मीडिया ग्रुप बना रहे हैं, अपने सेल बना रहे हैं लोगों को। मतलब अब तो मलाई तैयार है ना, तब किसी को भी खाने के लिए मिल जाती है। तो लेकिन जब स्ट्रगल एक बंदे ने की है तो उसको आप अप्रिशिएट करो। आप अगर बिल्कुल ऐसा ही आप ये सोचो कि मैं स्मार्ट वर्क करके मैं नेटवर्क का बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उतार चढ़ाव, उनकी उम्रें बहुत छोटी होती है, बहुत काम की छोटी उम्रें जो है बहुत छोटी होती है, ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल। तो स्ट्रगल तो हर चीज में, जर्नी तो हर चीज में मौजूद है कि आप जितना स्ट्रगल करेंगे। और फिर बात ये है कि ये लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, यही फील्ड है, यही दुनिया। हर इदारे में, हर फील्ड में आप देख लें कि कुछ लोग देख कर आते हैं, कुछ लोग स्ट्रगल करके आते हैं। एग्जैक्टली। जो देख कर आते हैं वो कर जाते हैं, लेकिन उनको फिर बिल्कुल तवातुर के साथ चलना पड़ता है। अगर वो तवातुर के साथ चल रहे हैं तो एक ना एक दिन उनका भी वो टाइम आता है। लेकिन अगर जो पहले से वर्किंग कर रहा है ना, तो अल्लाह ताला ने उसको नवाजना है, क्योंकि मेहनत में आजमत है। बेशक नहीं, ये इंशाल्लाह मैं आपको ये बता दूं, मैं हमेशा ये कहता हूं, हमारे कम्युनिटी के लोग भी जो सारे जो हमारे बड़े लोग हैं, हमारे बड़े भी हैं, कि उन्होंने भी बड़ा भरपूर साथ दिया इस मेमन टीवी का। और मैं आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपका अपना चैनल है। और जैसे कि मैंने कहा कि सोच ये थी इसको आगे लेके आने के लिए या बढ़ाने के लिए कि पॉजिटिव चलेंगे, अपनी कौम के अच्छे काम, अपने कौम के जो नाम हैं, जो डिज़र्व करते हैं, उनको आगे लाएंगे। और पहले दिन से यही मिशन है और इंशाल्लाह यही मिशन रहेगा। ज़ाती मफाद या ज़ाती अनात पे ना कभी हमारी ये सोच है, ना कभी हम इस चैनल को जाने देंगे इंशाल्लाह। आसिफ भाई, दिल तो नहीं चाह रहा है प्रोग्राम ख़त्म करने का, लेकिन माशाल्लाह प्रोग्राम इतना अच्छा हो गया है और टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। सहरी का टाइम भी करीब ख़त्म होने का करीब आ गया है। तो नाज़रीन, हम इस बात के साथ का इख्तिताम करेंगे। हमारे जो सेगमेंट है वो जैसे इफ्तार का है कॉन्सेप्ट, वही हम सेगमेंट लेके चल रहे हैं। लास्ट में जो है वो नातिया कलाम के साथ हम इख्तिताम करेंगे। नाज़रीन, यूसुफ वाइसरॉय को प्रोग्राम सहर की नशियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ में इजाज़त दीजिए। कल सहर में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मदीने का सफर है और मैं नम दीदा मदीने का सफर है और मैं नम दीदा
दीदा नम दीदा जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लर्जीदा लर्जीदा किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा और मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फिजा संजीदा संजीदा और ये कलाम इकबाल अजीम का कलाम है। इकबाल अजीम वो शायर है कि जो देख नहीं सकते थे, आखिरी उम्र में उनकी बीनाई चली जाती है और इनके जितने भी कलाम है ना उसमें हर कलाम में आंखों का तस्करा जरूर किया क्योंकि उनकी आंखें नहीं हैं। अब वो कहते कैसे हैं कि अगर मेरी आंखें नहीं हैं लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे अंदर वो सलाहियत दी है कि जिसकी आंखें मैं उनको बता सकता हूँ कि मदीने पाक देखना है तो किस तरह देखना है, उस बारगाह में हाजिरी देनी है तो किस तरह देनी। कहते हैं कि बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा ना दीदा मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा ना दीदा। और जब शायर होता है ना उसके अंदर थोड़ी सी शौखी भी होती है लेकिन उम्र के आखिरी हिस्से में कहते हैं कि वही इकबाल जिसको नाज था कल खुश मिजाजी पर वही इकबाल जिसको नाज था कल खुश मिजाजी पर फिराके तैबा में रहता है अब रंजीदा रंजीदा फिराके तैबा में रहता है अब रंजीदा रंजीदा मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। सिर्फ एक शेर आसिफ भाई के लिए कि पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से दरबार नबी से हर आह गई अर्श पे ये आह की किस्मत हर अश्क पे एक खुल्द हर
अश्क की कीमत तोहफा ये मिला है मुझे सरकार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पाती नहीं हमदम किसे जन्नत की जवानी, सुनता भी हूँ जाहिद से मैं हूरों की कहानी। उल्फत है मुझे साया दीवार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से।